नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी महान विभूति की जीवन यात्रा पर जिन्होंने अपने साहस, त्याग और शिक्षा के प्रकाश से भारत की अंधेरी गलियों को रोशन किया। ये है कहानी उस स्त्री की जिसने समाज की बेड़ियों को तोड़ा, जिसने हर अपमान को सहकर भी लाखों बेटियों को पढ़ने का हक दिलाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारिका, महात्मा सावित्रीबाई फुले की। आइए शुरू करते हैं ये प्रेरक यात्रा। अध्याय 1, बचपन और प्रारंभिक जीवन। सन 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के छोटे से गांव नायगांव में एक कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। आगे चलकर वही भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी और इतिहास उन्हें जानने लगा सावित्रीबाई फुले के नाम से। जन्म और परिवार। सावित्रीबाई का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय समाज की स्थिति ऐसी थी कि लड़कियों को शिक्षा देना तो दूर, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार तक नहीं माना जाता था। ग्रामीण जीवन, रूढ़िवादी सोच और सामाजिक परंपराएं इतनी कठोर थीं कि एक लड़की का बचपन घर के कामों और जल्दी विवाह की तैयारी में ही बीत जाता था। सावित्रीबाई भी इन्हीं हालात में पली बढ़ीं। बचपन में वे सरल, चंचल और उत्सुक स्वभाव की थीं, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही था कि उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला। बाल विवाह। सिर्फ 9 से 10 वर्ष की छोटी सी उम्र में सावित्रीबाई का विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले से कर दिया गया। उस जमाने में बाल विवाह आम बात थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही दंपत्ति आने वाले समय में भारतीय समाज की तस्वीर बदल देंगे। समाज की स्थिति। ये वो समय था जब महिलाएं पर्दे और घर की चारदीवारी तक सीमित थीं। शिक्षा सिर्फ ऊंची जाति और पुरुषों तक सीमित थी। दलितों, पिछड़ों और स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था। यदि कोई स्त्री पढ़ने की कोशिश करती तो समाज उसे तानों और तिरस्कार से दबा देता। इसी समाज में एक साधारण सी लड़की का जन्म हुआ था, जिसे आगे चलकर भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा गया। जीवन की पहली किरण। शादी के बाद जब सावित्रीबाई अपने पति ज्योतिराव फुले के घर आईं तो उनकी जिंदगी का रुख बदलने लगा। ज्योतिराव स्वयं पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले महिलाओं और दलितों को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल था, शुरुआत कहाँ से हो? और इस सवाल का उत्तर बनी उनकी अपनी पत्नी सावित्रीबाई। ज्योतिराव ने निर्णय लिया कि वे सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे। उन्होंने सावित्रीबाई को शिक्षा देने की पहल की। यही पल था जिसने इतिहास की धारा बदल दी। अध्याय 2, शिक्षा की शुरुआत और संघर्ष। ज्योतिराव का निर्णय। विवाह के बाद सावित्रीबाई का जीवन एक आम ग्रामीण स्त्री जैसा ही था, लेकिन उनके पति ज्योतिराव फुले अलग सोच वाले युवक थे। वे शिक्षा को इंसान की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। उन्होंने ये निश्चय किया कि वे सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे। उन दिनों किसी स्त्री को शिक्षा देना समाज की दृष्टि में पाप माना जाता था। लोग कहते, अगर औरत पढ़ी लिखी तो घर बिगाड़ देगी। लेकिन ज्योतिराव ने समाज की परवाह न करते हुए सावित्रीबाई को पढ़ाने की शुरुआत की। पढ़ाई की शुरुआत। ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को अक्षर ज्ञान से शुरू करवाया। धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना, लिखना और गणित सिखाया। सावित्रीबाई बहुत तेज सीखने वाली थी। उनकी उत्सुकता और लगन देखकर ज्योतिराव को विश्वास हुआ कि यही महिला आगे चलकर समाज की बेड़ियां तोड़ेगी। कुछ समय बाद ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को आगे पढ़ाने के लिए पुणे के मिशनरी स्कूल में भेजा। वहां सावित्रीबाई ने अंग्रेजी और अध्यापन की शिक्षा प्राप्त की। पहली महिला अध्यापिका। सन 1848 में सावित्रीबाई ने पुणे में पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। ये भारत का पहला ऐसा स्कूल था जहां लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, और यहीं से सावित्रीबाई बनी भारत की पहली महिला अध्यापिका। समाज का विरोध। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। जब सावित्रीबाई सुबह स्कूल पढ़ाने जातीं तो रास्ते में लोग उन पर पत्थर, कीचड़ और गोबर तक फेंकते थे। लोग कहते, पढ़ाई करके औरतें घर से बाहर निकल जाएंगी, ये धर्म का नाश कर रही है। लेकिन सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। वे हमेशा अपने साथ एक दूसरी साड़ी लेकर चलती थीं। स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदलकर साफ कपड़े पहन लेती और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती। अदम्य साहस। उनके इस साहस से समाज धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। पहले तो सिर्फ नीची जाति और गरीब वर्ग की लड़कियां स्कूल आती,
लेकिन बाद में कुछ जागरूक परिवारों की बेटियां भी पढ़ने लगीं। सावित्रीबाई ने केवल शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि लड़कियों को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी सिखाया। अध्याय 3 महिला शिक्षा आंदोलन और नए स्कूलों की स्थापना। बीज से वृक्ष तक। सन 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय स्थापित करने के बाद सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने ठान लिया था कि शिक्षा का प्रकाश हर घर तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने समझ लिया था कि एक स्कूल से समाज नहीं बदलेगा, इसलिए और भी विद्यालय खोलना जरूरी है। नए स्कूलों की स्थापना। पहले स्कूल की सफलता के बाद फुले दंपति ने पुणे और आसपास के क्षेत्रों में 18 नए विद्यालय खोले। इन स्कूलों में सिर्फ ऊंची जाति नहीं, बल्कि शूद्र, अतिशूद्र और दलित वर्ग की बच्चियां भी पढ़ने लगीं। ये भारतीय इतिहास का पहला मौका था जब शिक्षा सच में सबके लिए उपलब्ध कराई जा रही थी। शिक्षण पद्धति। सावित्रीबाई बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सरल और व्यावहारिक तरीके अपनाती थीं। वे कविता, कहानियों और संवाद के माध्यम से पढ़ाती। उनका मानना था कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि सोचने और समझने की ताकत होनी चाहिए। चुनौतियां और संघर्ष। समाज का एक बड़ा वर्ग अब भी इस आंदोलन का विरोध कर रहा था। उन्हें ताने सुनने पड़ते थे, ये धर्म नष्ट कर रहे हैं। कई बार उनके स्कूलों को बंद करने की धमकी दी गई, लेकिन सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने दृढ़ निश्चय किया था कि जब तक सांस है तब तक शिक्षा का दीपक जलता रहेगा। महिलाओं की भागीदारी। सावित्रीबाई ने महिलाओं को न सिर्फ पढ़ाया, बल्कि उन्हें शिक्षिका बनने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कई स्त्रियों को प्रशिक्षण देकर अध्यापिका बनाया। इस तरह महिला शिक्षा का आंदोलन तेजी से फैलने लगा। समाज पर असर। धीरे धीरे लोग ये समझने लगे कि लड़कियों को शिक्षा देने से समाज बिगड़ता नहीं, बल्कि संवरता है। कई प्रगतिशील परिवार अपनी बेटियों को फुले दंपत्ति के स्कूल भेजने लगे। ये आंदोलन केवल पुणे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और फिर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। अध्याय 4 जातिवाद और दलित उत्थान के लिए संघर्ष। समाज का कठोर सच। 19वीं सदी का भारत जातिवाद से बुरी तरह जकड़ा हुआ था। उच्च जाति वाले लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। दलित और शूद्र वर्ग को शिक्षा, मंदिर, कुएं और यहाँ तक कि इंसान होने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें छूने तक को पाप समझा जाता था। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने इस अमानवीय व्यवस्था को सबसे बड़ी बुराई माना। उनका मानना था कि जब तक समाज से जातिवाद खत्म नहीं होगा, तब तक समानता और मानवता स्थापित नहीं हो सकती। दलितों के लिए शिक्षा। सावित्रीबाई ने दलितों और शूद्रों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ज्ञान ही असली शक्ति है। शिक्षा ही इंसान को बराबरी देती है। उनके विद्यालय में बच्चों को जाति देखकर प्रवेश नहीं दिया जाता था। वहां ब्राह्मण और दलित बच्चे एक साथ पढ़ते थे। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। पानी का अधिकार। फुले दंपत्ति ने सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि दलितों को पानी पीने का अधिकार भी दिलाने का संघर्ष किया। उनके घर के सामने एक कुआं खुदवाया गया, जहां से हर जाति का व्यक्ति पानी ले सकता था। ये उस जमाने की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति मानी जाती है। विधवा और दलित उत्थान। सावित्रीबाई ने विधवाओं और दलित महिलाओं के लिए आश्रय गृह खोले। उन्होंने विधवाओं को समाज में सम्मान दिलाने के लिए पुनर्विवाह का समर्थन किया। अनचाहे गर्भ से पीड़ित विधवाओं के लिए उन्होंने अपना घर खोल दिया ताकि वे अपने बच्चों को जन्म देकर सुरक्षित रख सकें। सत्यशोधक समाज। 1873 में ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था जातिवाद, अंधविश्वास और शोषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। सावित्रीबाई इसमें अग्रणी भूमिका निभाती थीं। वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाती कि ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है। जाति केवल इंसान की बनाई हुई जंजीर है। प्रभाव। धीरे धीरे लोग उनकी बातों को समझने लगे। दलित समाज ने शिक्षा और आत्मसम्मान की ओर कदम बढ़ाया। सावित्रीबाई ने दलित स्त्रियों को विशेष रूप से प्रेरित किया कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें तर्क और विवेक सिखाओ, तभी असली आज़ादी मिलेगी। अध्याय 5 स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष। शिक्षा ही असली स्वतंत्रता। सावित्रीबाई फुले का मानना था कि औरत की सबसे बड़ी बेड़ियां अशिक्षा और अज्ञानता हैं। उन्होंने कहा था,
अगर स्त्रियों को शिक्षा मिल जाए तो वे किसी भी अन्याय और शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसी सोच के साथ उन्होंने स्त्री शिक्षा को समाज का सबसे अहम मुद्दा बना दिया। बालिकाओं के लिए स्कूल। 1848 में जब उन्होंने पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला तो समाज ने इसका जबरदस्त विरोध किया। कई लोग पत्थर और गोबर तक फेंकते थे, लेकिन सावित्रीबाई रोज साफ कपड़े पहनकर घर से निकलती और रास्ते में गंदगी झेलते हुए भी स्कूल पढ़ाने जाती। उनका यह साहस ही उन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनाता है। स्त्री अधिकार और विवाह सुधार। सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों को समाज में समान अधिकार दिलाने की आवाज उठाई। उन्होंने बाल विवाह का कड़ा विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और इसे समाज में लागू कराने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि स्त्रियों को पति की संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए। विधवाओं और परित्यक्त स्त्रियों का सहारा। समाज में विधवाओं की स्थिति बेहद दुखद थी। उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ता था, समाज उन्हें बोझ समझता था। सावित्रीबाई ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जहां विधवाएं अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म दे सकती थीं। उन्होंने विधवाओं को ये संदेश दिया, तुम बोझ नहीं हो, तुम भी समाज की रीढ़ हो। कवयित्री और प्रेरक लेखिका सावित्रीबाई फुले ने अपनी कविताओं के माध्यम से भी स्त्रियों को जागरूक किया। उनकी कविताएं कहती थीं, उठो, पढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो। स्त्रियां अगर जाग जाए तो समाज की हर बेड़ी टूट जाएगी। उनका कविता संग्रह काव्य फुले और 52 कशी सुबोध रत्नाकर महिलाओं और दलितों को प्रेरणा देने वाला महान साहित्य है। असर। सावित्रीबाई फुले ने ये साबित कर दिया कि औरत केवल घर और चूल्हे तक सीमित नहीं है। वो शिक्षा, नेतृत्व, समाज सुधार और आंदोलन हर जगह अपनी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने भारतीय समाज को ये सोचने पर मजबूर किया कि बिना औरतों की आज़ादी के कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। अध्याय 6। सत्यशोधक समाज और व्यापक आंदोलन। सत्यशोधक समाज की स्थापना। 1873 में ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले इस समाज की मुख्य स्तंभ बनी। इसका उद्देश्य था समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंड और अंधविश्वास का अंत करना। इसमें स्त्रियों, दलितों, पिछड़ों और शोषित वर्गों को बराबरी का दर्जा दिया गया। धार्मिक पाखंड का विरोध। सत्यशोधक समाज ने कहा कि भगवान के नाम पर जाति और छुआछूत फैलाना सबसे बड़ा अपराध है। पूजा पाठ से ज्यादा जरूरी है मानव सेवा। विवाह, श्राद्ध और अन्य सामाजिक कर्मकांड ब्राह्मणों के बिना भी हो सकते हैं। सावित्रीबाई फुले ने इन विचारों को महिलाओं तक पहुंचाया और उन्हें समझाया कि वे धर्म के नाम पर शोषण का शिकार न हों। शिक्षा और जागरूकता अभियान। सत्यशोधक समाज के तहत सावित्रीबाई ने गांव-गांव जाकर स्त्रियों और दलितों को शिक्षा का महत्व बताया। लोगों को समझाया कि शिक्षा से ही समाज का उत्थान होगा। गरीबों और मजदूरों के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया। सामाजिक समानता के लिए संघर्ष। सावित्रीबाई ने जाति प्रथा को सबसे बड़ा अभिशाप बताया। उन्होंने कहा कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और मानवता से होनी चाहिए। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह और विधवा विवाह का समर्थन किया। किसान और श्रमिकों के अधिकार। सत्यशोधक समाज ने किसानों और मजदूरों के लिए भी आवाज उठाई। सावित्रीबाई ने किसानों की बदहाली और साहूकारों की लूट पर खुलकर सवाल किए। वे मानती थीं कि किसान समाज की रीढ़ है और उसका शोषण रुकना चाहिए। कविताओं और भाषणों के जरिए आंदोलन। सावित्रीबाई ने अपनी कविताओं और भाषणों से गरीबों, दलितों और महिलाओं को साहस दिया। उनकी आवाज ने लोगों को आत्मसम्मान और हक की लड़ाई के लिए खड़ा किया। असर। सत्यशोधक समाज के आंदोलन ने समाज को झकझोर कर रख दिया। ब्राह्मणवादी पाखंड और जातिगत भेदभाव को पहली बार इतनी मजबूती से चुनौती मिली। महिलाएं, दलित और पिछड़े वर्ग अपने अधिकारों के लिए संगठित होने लगे। सावित्रीबाई इस आंदोलन के प्रेरणा और शक्ति बन गईं। अध्याय 7। कवयित्री सावित्रीबाई और उनकी रचनाएं। साहित्यिक योगदान। सावित्रीबाई केवल एक समाज सुधारिका और शिक्षिका ही नहीं थी, बल्कि एक संवेदनशील कवयित्री भी थीं। उनकी कविताएं स्त्रियों, दलितों, किसानों और आम जनता के दुख दर्द को आवाज देती थीं। वे कविता को समाज परिवर्तन का हथियार मानती थीं। प्रमुख काव्य ग्रंथ। सावित्रीबाई ने 2 मुख्य काव्य संग्रह लिखे। काव्य फुले सन 1844,
ये उनका पहला काव्य संग्रह था। इसमें स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का आह्वान किया गया। इसमें प्रकृति, समाज और मानवता की झलक भी मिलती है। मैं बावन कशी सुबोध रत्नाकर सन 1892 संग्रह उनके परिपक्व चिंतन का परिणाम है। इसमें जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का तीखा विरोध है। साथ ही इसमें सत्य, ज्ञान और नैतिकता को जीवन का आधार बताया गया। कविताओं का स्वर। उनकी कविताओं में प्रेरणा, विद्रोह और करुणा का अद्भुत संगम है। वे कहती थीं, पढ़ो, जागो और अपने हक के लिए लड़ो। उनकी कविताओं ने गरीबों और दलितों को आत्मसम्मान की नई रोशनी दी। कविता आंदोलन की आवाज़। सावित्रीबाई ने अपनी कविताओं को आंदोलन का हिस्सा बना दिया। जब भी वे सभा में भाषण देती तो अपनी कविताओं का पाठ करतीं। इससे जनता पर गहरा असर पड़ता और वे सामाजिक बदलाव के लिए तैयार होते। महिला साहित्य में स्थान। सावित्रीबाई मराठी साहित्य की पहली आधुनिक कवयित्री मानी जाती हैं। उन्होंने स्त्रियों के दुख, दर्द और उनके सपनों को शब्द दिए। उनकी रचनाएं आज भी समाज को जागृति और हिम्मत देती हैं। महत्व। सावित्रीबाई की कविताएं केवल साहित्य नहीं थीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का घोषणापत्र थीं। उन्होंने स्त्रियों, शोषितों और दलितों को ये विश्वास दिलाया कि वे भी सम्मान और समानता के अधिकारी हैं। अध्याय 8। किसानों और समाज के लिए संघर्ष। किसानों की पीड़ा को समझना। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले दोनों ने बचपन से देखा था कि किसान किस तरह शोषण और गरीबी में जीते हैं। जमींदार और साहूकार किसानों से अत्यधिक ब्याज वसूलते। अंग्रेजी हुकूमत करों का बोझ डालती। भूख, कर्ज और महामारी किसानों की जिंदगी का हिस्सा थे। सत्यशोधक समाज की पहल। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले के साथ सत्यशोधक समाज की संस्थापक सदस्य थीं। इस संगठन का उद्देश्य था जाति आधारित शोषण का अंत, किसानों और मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज में बराबरी का संदेश फैलाना। किसानों की ओर से आवाज। सावित्रीबाई कहती थीं, किसान भारत की रीढ़ है। अगर वही भूखा रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। वे किसानों को केवल खेती तक सीमित रहने के बजाय शिक्षा और संगठन की ओर प्रेरित करते। उनकी सभाओं में वे साहूकारों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की निंदा करती थीं। अकाल और सहायता कार्य। 1876 से 77 में जब महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा तो सावित्रीबाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की। उन्होंने अनाथालय और भोजन केंद्र खोले। वे गांव-गांव जाकर भूखों को खाना और पानी उपलब्ध कराती। समाज सुधारक की भूमिका। सावित्रीबाई सिर्फ स्त्रियों की बात नहीं करती थी, बल्कि पूरे समाज की चिंता करती थी। वे छुआछूत और ऊंच नीच को समाज की सबसे बड़ी बीमारी मानती थीं। किसानों, मजदूरों और दलितों को उन्होंने एकजुट होकर संगठित होने की प्रेरणा दी। दृष्टिकोण। उनका मानना था कि जब तक किसान और मजदूर संगठित नहीं होंगे, तब तक समाज में समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। वे कहती थीं, किसानों की मुक्ति मतलब पूरे समाज की मुक्ति। महत्व। सावित्रीबाई ने किसानों और समाज की आवाज़ बनकर दिखाया कि असली क्रांति केवल शिक्षा से नहीं, बल्कि संघर्ष और सेवा से भी आती है। उनकी सोच ने भारत में किसानों और शोषित वर्ग के बीच जागृति की लहर पैदा की। अध्याय 9। सावित्रीबाई का अंतिम जीवन और विरासत। अंतिम जीवन का दौर। 1870 के बाद ज्योतिराव फुले की सेहत धीरे धीरे गिरने लगी। सावित्रीबाई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज सुधार के कामों को संभालती रहीं। 1890 में जब ज्योतिबा फुले का निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी सावित्रीबाई ने खुद निभाई। ये उस समय एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि स्त्रियों को शमशान तक जाने की इजाजत नहीं होती थी। किसानों और गरीबों की सेवा। ज्योतिबा के निधन के बाद भी सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज की बागडोर संभाली। वे किसानों और गरीबों के लिए कार्य करती रहीं। वे कहती थीं, मेरा जीवन समाज के लिए है और मैं अंतिम सांस तक इसकी सेवा करूंगी। प्लेग महामारी का समय। 1897 में पुणे और आसपास प्लेग की भयानक महामारी फैली। सावित्रीबाई ने अपने दत्तक पुत्र यशवंतराव फुले के साथ मिलकर प्लेग प्रभावित लोगों की सेवा की। वे बीमारों को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जातीं और उनकी देखभाल करतीं। बलिदान।
इसी सेवा कार्य के दौरान उन्हें भी प्लेग का संक्रमण हो गया। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई ने इस संसार को अलविदा कह दिया। वे अपने आखिरी क्षण तक सेवा और मानवता का कार्य करती रहीं। विरासत। सावित्रीबाई ने भारतीय समाज को यह संदेश दिया कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार है, दलित, पिछड़े और किसान भी बराबरी के हकदार हैं। इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी मानवता है, न कि उसकी जाति या लिंग। प्रेरणा। आज सावित्रीबाई को भारत की पहली महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारिका के रूप में याद किया जाता है। उनका नाम हर उस जगह लिया जाता है जहां महिला शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की बात होती है। अंतिम संदेश। सावित्रीबाई ने अपने जीवन से ये साबित कर दिया, सच्ची क्रांति वही है जो सबसे कमजोर और शोषित व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाए। अध्याय 10। समापन और निष्कर्ष। जीवन की संपूर्ण झलक। सावित्रीबाई फुले का जीवन एक साधारण स्त्री से लेकर महान समाज सुधारिका बनने की अद्भुत यात्रा है। एक छोटी से गांव की बेटी, अशिक्षा और रूढ़ियों के अंधकार में जन्मी, लेकिन अपने पति ज्योतिराव फुले के सहयोग और अपनी अटल इच्छा शक्ति से उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा पूरी की, बल्कि लाखों महिलाओं और दलितों को शिक्षा का मार्ग दिखाया। स्त्री शिक्षा का संघर्ष। उन्होंने पहला कन्या विद्यालय खोला, जातिवाद और सामाजिक बंधनों का सामना किया, पत्थर, कीचड़ और अपमान सहते हुए भी लड़कियों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। यही दृढ़ निश्चय उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका बनाता है। समाज सुधार की विरासत। सत्यशोधक समाज में महिलाओं और दलितों की आवाज उठाई, किसानों के दुख दूर करने का प्रयास किया, अनाथ और विधवा महिलाओं के लिए आश्रय स्थल बनाए। वे मानती थी कि समाज की असली प्रगति तभी होगी जब हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिलेगा। अंतिम बलिदान। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी प्लेग पीड़ितों की सेवा करती रहीं, अपना जीवन मानवता के नाम कर दिया। उनका बलिदान ये साबित करता है कि अमहानता केवल विचारों में नहीं, बल्कि कर्म में होती है। आज की प्रेरणा। आज सावित्रीबाई फुले का नाम शिक्षा, समानता और न्याय की मिसाल है। हर स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की उपस्थिति, समाज में स्त्रियों की बढ़ती भूमिका और जातिवाद के खिलाफ आवाज, ये सब उनकी विरासत का ही हिस्सा है। निष्कर्ष। सावित्रीबाई का जीवन हमें ये संदेश देता है, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। अंतिम पंक्तियां। सावित्रीबाई फुले का जीवन एक ज्वाला की तरह था जो अंधकार में भी जलती रही। वो ज्वाला जिसने शिक्षा की रोशनी फैलाई, समानता की मशाल जलाई और मानवता की राह दिखलाई। आज भी जब हम स्त्री अधिकार, दलित उत्थान और शिक्षा की बात करते हैं तो सावित्रीबाई का नाम सबसे पहले आता है। उनका जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन है। सावित्रीबाई फुले का जीवन केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। वो विचारधारा जो हमें सिखाती है कि शिक्षा सबसे बड़ा अस्त्र है, समानता सबसे बड़ा धर्म है और मानवता सबसे बड़ी पूजा है। आज जब भी हम किसी विद्यालय में लड़कियों को पढ़ते हुए देखते हैं तो उसमें सावित्रीबाई के संघर्ष की झलक मिलती है। रेडियो पाठशाला की ओर से हम उन्हें शत-शत नमन करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी सहभागिता ही हमें और भी प्रेरक जीवन कथाएं लाने की शक्ति देती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो पाठशाला।